Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve all the conceptual questions of unit number 13, that is electrostatics. Okay, so let's start. The first question is, an electrified rod attracts piece of paper. After a while these pieces fly away. Why? हमारे पास एक जो electrified rod है, वो रॉड जिसके ऊपर अब कोई सा चार्ज आ चुका है, वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पीसेस फ्लाई हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? सो स्टूडेंट, रीज़न ये है, जैसे आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिफाइड रॉड है, ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फ्लाई अवे हो रहे हैं. अब इसकी रीज़न ये होती है स्टूडेंट्स कि जब वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है ऑन देम. जब हम इलेक्ट्रिफाइड रॉड को पीस ऑफ पेपर के करीब लेके जाते हैं तो क्या होता है कि जो चार्ज रॉड के ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पेपर पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसके साथ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. जब वो अट्रैक्ट होकर उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, स्टिक होने के बाद वो वही चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, सिमिलर चार्ज एक्वायर कर लेते हैं जो रॉड के ऊपर होता है. दैट्स वाई फिर उनके दरमियान रिपल्शन होना शुरू हो जाती है और रिपल्शन की वजह से वो पेपर के जो पीसेज हैं वो फ्लाई अवे हो जाते हैं आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद. ठीक है, क्योंकि जो पीसेस ऑफ पेपर थे वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे. रॉड को तो हमने कोई सा चार्ज, फॉर एग्जांपल रबिंग करके चार्ज उस पर प्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन पीस ऑफ पेपर तो इनिशियली न्यूट्रल थे. जस्ट क्या हुआ, उनके अंदर जब पे उसको हम करीब लेके गए तो क्या हुआ, उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी सेम थी, जस्ट डिस्प्लेसमेंट होगी. जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ये पढ़ाया था कि क्या हो जाती है, चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव चार्ज एक साइड पे, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे, तो वो अट्रैक्ट तो हो गए, उसके साथ स्टिक तो हो गए, लेकिन जब वो स्टिक हो गए उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ गए. कॉन्टैक्ट में आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन का प्रोसेस हो गया, उन पे भी वही चार्ज आ गया जो चार्ज रॉड पे था, तो फिर वो थोड़ी देर के बाद रिपल्शन की वजह से फ्लाई अवे हो गए. ओके, now the next question is, how much negative charge has been removed from a positively charged electroscope if it has a charge of 7.5 multiply exponential minus 11 coulombs. हमें ये कहा गया है कि कितना नेगेटिव चार्ज रिमूव होगा एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना आ चुका है. सो स्टूडेंट्स, हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप को, मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज भी करवा सकते हैं और सिमिलरली हम उसको नेगेटिव चार्ज भी उसके ऊपर शो करवा सकते हैं. तो अगर हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करवा दिया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, एंड वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 7.5 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल माइनस 11, तो कितना नेगेटिव चार्ज उसमें से रिमूव होगा. तो जितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज उसमें से रिमूव होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होती है तो उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड. तो इसलिए अगर एक इलेक्ट्रोस्कोप पे इतना, ये जो मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, इतना हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स इतना ही नेगेटिव चार्ज भी उसके ऊपर से रिमूव हुआ होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है. जैसे आपने देखा होगा कि आयनिक बॉन्ड जब आप बनाते हैं, आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ डिस्कस की होगी कि आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आता है. इलेक्ट्रॉन भी एक लूज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज भी एक आया. लेकिन अगर कोई एटम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर चार्ज भी +2 का आता है. ओके, तो सेम केस हियर, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा इट मीन्स कि उतना ही नेगेटिव चार्ज रिमूव हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, in what direction will a positively charged particle move in a electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो रीजन है जिस पे वो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक्सर्ट कर सकता है. अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उस फील्ड से बाहर चला जाए तो फिर वो अपनी फोर्स के ऊपर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा. तो अब जहाँ तक बात है कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया. तो एक चार्ज पार्टिकल हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इट मीन्स वो मूव करेगा अलोंग द फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल. इट मीन्स वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा. ओके, अगर हमने उसे फ्रीली छोड़ दिया है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा. यही बात हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने भी बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास पॉजिटिव से ऑर्गेनेट करती हैं एंड नेगेटिव को अप्रोच करती हैं. तो इसी तरह अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल. ओके,
Now the next question is, does each capacitor carry equal charge in series combination? Explain. हमने कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया, सीरीज एंड पैरेलल, और हमसे ये पूछा गया क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पे एक जैसा चार्ज होता है? तो यस ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें तो उसमें हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड की होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है जो उसको पॉजिटिव चार्ज दे रही है, और यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो ये जो लास्ट वाला कैपेसिटर है, अब वो n नंबर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो n मींस 2 3 4 5 6 कितने नंबर्स हैं, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इस कैपेसिटर की राइट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सारा इस प्लेट पे आ रहा है, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो हमारे पास राइट प्लेट है इस कैपेसिटर की, उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगेन इस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा इतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे, एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट। ओके, सो ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज अक्रॉस इट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर बैटरी सप्लाई कर रही है प्लस क्यू चार्ज लेफ्ट प्लेट पे C1 मतलब पहले कैपेसिटर को, तो ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इट्स राइट प्लेट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर C2 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास होगा। इट मीन्स कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की क्वांटिटी सेम होगी ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमें ये कहा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होती है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। तो हमने जब कॉम्बिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, और मैंने आपको डिटेल में ये बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि जब हमारे पास उसमें हर डिवाइस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उसको डायरेक्टली मिल रही होती है। जैसे हमारे रूम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हम एक बटन ऑन करते हैं तो एक बल्ब ही ऑन होता है, फैन का बटन ऑन करेंगे तो फैन ऑन होगा, तो सबको एक जितनी पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है। तो इसी तरह जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो हर कैपेसिटर की एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और दूसरी नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। दैट्स वाई इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा कि चार्ज सेम है लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होती, लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन चार्ज सेम नहीं होता। ओके, now the next question is, perhaps you have seen a gasoline truck trailing a metal chain beneath it. What purpose does the chain serve? हमने देखा होगा कि जो गैसोलीन वाले ट्रक्स हैं उनके नीचे एक मेटल चेन हैंग करी होती है, लटकी भी होती है। उस चेन का क्या पर्पस है? अब उस चेन का क्या पर्पस होता है स्टूडेंट्स, कि जो ट्रक के जो टायर हैं वो आपको पता है कि रबर के बने होते हैं, और जब वो रोड के ऊपर मूव करते हैं, मूवमेंट करने की वजह से फ्रिक्शन होती है तो मूवमेंट होती है, तो जब रोड के ऊपर वो मूव करते हैं, वो हैवी ट्रक्स होते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से रोड के साथ उन पे चार्जेस आ जाते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जब, तो और ये डेंजरस होता है अगर वो लार्ज अमाउंट में चार्ज को प्रोड्यूस कर ले, अगर चार्ज लार्ज अमाउंट में आ जाए, क्योंकि फ्यूल भी होता है ट्रक के अंदर, और वो जब चार्जेस वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे फ्रिक्शन की वजह से, जब उसकी बॉडी चार्ज गेन करेगी तो एक्सप्लोड भी हो सकता है, मतलब एक्सप्लोजन हो सकती है वहाँ पे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि चार्जेस दोबारा से अगर प्रोड्यूस हो भी नहीं है तो अगेन रोड में ही चले जाएं, मीन ग्राउंड में ही चले जाएं, तो हम एक जो है वो मेटल की चेन को वहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये चेन का यही पर्पज़ है कि वो जो चार्ज है वो जो प्रोड्यूस अगर हो भी गया तो वो अगेन मूव कर जाए ग्राउंड में ताकि एक्सप्लोजन ना हो। ओके, Question 13.7 is, if a high voltage power line fell across your car while you were in the car, why should you not come out of the car? अगर हम कार के अंदर हैं और एक हाई वोल्टेज पावर लाइन आके हमारी कार के पास गिर गई है तो हमें क्यों कार से बाहर नहीं आना चाहिए? ये आपको जैसे फिगर में नज़र आ रहा है कि हम कार के अंदर हैं और ये पावर लाइन आके गिर गया तो हमें बाहर क्यों नहीं आना चाहिए? तो इसकी रीज़न ये है कि जो कार के अंदर सिस्टम है, जो कार का अंदर वाला रीजन है वो फील्ड फ्री रीजन है, वहाँ पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम बाहर आएंगे तो बाहर आने से इसका स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होगा हमारे ऊपर। अब हम
कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो हाई वोल्टेज पावर लाइन आके गिरी है वो 12 की या 24 किलो वोल्ट की है। अब आप जब तक गाड़ी के अंदर हैं आप तब तक सेव हैं, क्योंकि आपको पता है कि कार के जो टायर्स हैं वो रबर के बने हैं और वो एक इंसुलेटर है, और जो लूप है आपके पास फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज नॉट कंप्लीट, तो वहां से करंट अंदर कार के अंदर तक फ्लो नहीं कर सकता। सो जब तक वो लाइन ऊपर से टेक ऑफ नहीं होगी आपने कार से बाहर नहीं आना, क्योंकि जो कार के अराउंड जो रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। ये पावर लाइन गिरने से बाहर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, जबकि कार के अंदर का जो रीजन है वो फील्ड फ्री रीजन है। इसलिए आप कार के अंदर सेव हैं, लेकिन अगर आप बाहर आएंगे तो ह्यूमन बॉडी तो एक गुड कंडक्टर है, तो एकदम से जो है वो चार्जेस कैच अप हो जाएंगे, ह्यूमन बॉडी उन्हें कैच कर लेगी और फिर वहाँ पे आपकी डेथ होने का भी खतरा है। ओके, सो हमें केयर करनी चाहिए, अगर ऐसी कुछ भी सिचुएशन हो तो कार से बाहर नहीं आना जब तक कि वो पावर लाइन को हटा ना दिया जाए। The last question is explain why a glass rod can be charged by rubbing when held by hand, but an iron rod cannot be charged by rubbing if held by hand. हमें ये पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि ग्लास रॉड को हम रबिंग के थ्रू जब चार्ज प्रोड्यूस करवाते हैं उसके ऊपर तो अपने हाथ में उसको पकड़ के रबिंग करवा लेते हैं, लेकिन आयरन रॉड में ऐसा नहीं हम कर सकते, उसमें हम रबिंग के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस नहीं करवा सकते अगर हमने उसे हाथ में पकड़ा हो तो। इसकी क्या रीज़न है? अब स्टूडेंट्स इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो आयरन रॉड होता है वो आपको पता है कि एक कंडक्टर है, लेकिन जो ग्लास है वो हमारे पास एक इंसुलेटर है। सो व्हेन इट इज़ चार्ज बाय रबिंग, जब हम इसको रब करवा के इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवाते हैं तो चार्ज अर्थ की तरफ मूव नहीं करता थ्रू आवर बॉडी, लेकिन आयरन एक कंडक्टर है, जैसे ही उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा बाय रबिंग तो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा अर्थ की तरफ विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के थ्रू। सो इसलिए हम आयरन को कभी भी हाथ में पकड़ के रब करवा के चार्ज प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ओके, so students, these are all the conceptual question of this chapter 13 and these are all very easy questions. Okay, so remember them and write them on your notebooks, and if you have any query in any question you can ask me anytime students. Okay, so thank you, stay safe and Allah Hafiz.